हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स। लास्ट वीडियो तक हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन कंप्लीट कर दिया था। ये हमारा एमपीएससी का सिलेबस है। आज के वीडियो में हम व्हाट इज़ लमसम वैल्यू, उसमें कौन से पेटी आइटम्स होते हैं और डिटेल्ड एस्टिमेट मेथड टू कैलकुलेट डिटेल्ड एस्टिमेट, दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट मेथड और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट मेथड, ये 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था फ्लोर एरिया रेशो विच इज इक्वल टू फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। उसी का सिनोनिम है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर एरिया रेशो अगर कैलकुलेट करने बोला है, सॉरी, फ्लोर स्पेस इंडेक्स अगर कैलकुलेट करने बोला है, मतलब ही फ्लोर एरिया रेशो निकालना है। सो थर्ड वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, फ्लोर एरिया रेशो बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल। Now the next important term in calculating approximate estimate is lump sum value. Lump sum value as the name indicates, जैसे approximate estimate में हम approximate quantities consider करके estimate बनाते हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट का कुछ approximate cost हमें अगर शो करना है तो उसमें कुछ lump sum value हम consider करते हैं। lump sum value मतलब ही approximate cost, approximate values of that project items. Okay. While preparing an estimate, it is not possible to work out the details of petty items. Hence their lump sum value is considered. तो जहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है प्रोजेक्ट आइटम की, वहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उस प्रोजेक्ट आइटम की कंसिडर कर रहे हैं, उसको lump sum वैल्यू बोलते हैं। नाउ व्हाट इज पेटी आइटम्स? सो पेटी आइटम्स में कुछ 4-5 टर्म्स है जो कंसिडर होती है। उसमें से फर्स्ट है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का स्पेलिंग है CONTIGNCY। ओके, सो दिस कंटीजेंसी जो होती है ये 3 to 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। समझो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2 लाख और 20 लाख, तो उसका 3 to 5% हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वो हम कंटीजेंसी में डाल देते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमको पता नहीं है डिटेल या फिर एग्जैक्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी हमने सिर्फ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाया है और इस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमें कुछ लमसम वैल्यू डालनी है। तो इस कंटीजेंसी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इज़ अनफोर्सिन और incidental expenses which cannot be predicted prior to the execution of project. इसका मतलब है, अगर समझो हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बना दिया, उसका हमें अप्रूवल भी मिल गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है। कंस्ट्रक्शन शुरू रहते में अगर किसी लेबर का एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस ऑन साइट, तो उसके लिए कौन पे करेगा? उसके लिए तो हमको ही पे करना पड़ेगा। पर हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में तो इसका कुछ इंक्लूड किया नहीं था, तो इसके पैसे हम अपने जेब से तो देंगे नहीं। तो इसलिए ऐसी कुछ वैल्यूज पहले ही कंसिडर करते हैं, जिसको कंटीजेंसी में डालकर लमसम वैल्यू बोला जाता है और वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में डाल देते हैं हम लोग। तो उसका कॉस्ट हमने क्या लिया है? 3 to 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से जो भी निकाला है, उसका 3 to 5% लेके हम कंटीजेंसी में डाल देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, जैसे सीवियर एक्सीडेंट और गेस्ट विजिट ऑन साइट। अगर समझो कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू है हमारा साइट पर और उसमें से कुछ प्रॉब्लम आती है, जो वहाँ के इंजीनियर्स को, वहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर्स है या फिर जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, जैसे कॉलम है वो बकल हो गया या फिर उसमें कुछ इसेंट्रिसिटी आ गई, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है जो वहाँ के इंजीनियर से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें पे करके किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को वहाँ पर बुलाना पड़ेगा, तो उसको भी कुछ पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कंटीजेंसी में इंक्लूड होती है। कंटीजेंसी में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं जिनका हम प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के पहले ही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उनको इस लमसम वैल्यू में डाला जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लमसम वैल्यू, दैट इज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ये 1.5 to 2% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1.5 से 2% लेकर हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट सर्टन सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, एक्सपेंस ऑफ विच इज पेड फ्रॉम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। अभी जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू है, अभी हमें पहले तो पता नहीं था कि कितने वॉचमैन्स लगेंगे, कहाँ कहाँ वॉचमैन लगने वाले हैं, कहाँ चोरी होती है,
कंस्ट्रक्शन साइट का लोकेशन का हमें पहले से अंदाज़ा नहीं होता है कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या है। तो इस हिसाब से जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, अब हमें पता चल रहा है कि 5 वॉचमैन लग रहे हैं या 10 वॉचमैन लग रहे हैं। इस हिसाब से वो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में से उस वॉचमैन का पे किया जाता है। वैसे ही सुपरवाइज़र, अगर सुपरवाइज़र वहाँ पे हमें रखने की ज़रूरत पड़ी, कोई क्रिटिकल काम हो गया है, तो इस हिसाब से ये सब चीज़ें वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में से पे की जाती है। नाउ नेक्स्ट पेटी आइटम इज टूल्स एंड प्लांट्स। अब टूल्स एंड प्लांट्स मतलब क्या? तो जो भी हमें मशीनरी लग रही है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसके लिए लगने वाला जो चार्ज है वो किस में से पे किया जाता है? तो वो टूल्स एंड प्लांट्स इस पेटी आइटम में से पे किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू 1 to 1.5% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसमें क्या होता है? इट इज द कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड मशीनरी परचेस्ड और हायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा मशीनरी लग रही है तो उसे हम टूल्स एंड प्लांट्स इस फंड में से परचेस करते हैं। ओके, तो जस्ट रिमेंबर कि किस पेटी आइटम के लिए कितना परसेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट लगता है। डिपार्टमेंटल कॉस्ट और इंजीनियरिंग कॉस्ट। अब इसमें नाम में ही है कि इंजीनियरिंग कॉस्ट, तो जो भी हमें इंजीनियरिंग के पर्पस के लिए कॉस्ट लगेगा, फॉर एग्जांपल इट इज़ द कॉस्ट ऑफ इंजीनियर फॉर सर्टन वर्क लाइक डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरविजन, टेस्टिंग एक्सेट्रा। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू है और हमें लग रहा है कि यहाँ पर मतलब कुछ पार्ट है साइट पर, वो थोड़ा उधर की सॉइल थोड़ी हमें वीक लग रही है। ओके, वहाँ पे और हमको फाउंडेशन करना है, तो उसका टेस्टिंग हमने पहले किया नहीं था, तो उसका टेस्टिंग करने के लिए हम किसी इंजीनियर को हायर करेंगे या किसी टेस्टिंग लैब में भेजेंगे, तो ये एक इंजीनियरिंग वर्क हो गया, राइट। तो उसके लिए जो कॉस्ट लगती है वो डिपार्टमेंटल कॉस्ट में से जाता है एंड इट इज इक्वल टू 10 to 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड नाउ नेक्स्ट पीटी आइटम इज सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। जो भी ड्रेनेज के लिए वगैरह वाटर सप्लाई पाइप्स वगैरह कुछ भी लग रहा है हमको, तो उसके लिए लगता है 8% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। एंड देन इलेक्ट्रिफिकेशन, that too is equal to 8% of total project cost. So these were total 6 petty items which are included or which we require for calculating or for preparing approximate estimate. Now we'll go through one example for better understanding. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमने कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है अब हमारा, उसमें जो भी क्वांटिटीज़ इंक्लूड होती है, जो भी वर्ड्स टेक्निकल टर्म्स इंक्लूड होते हैं वो हमने टोटली देख लिए हैं। अब हम एक एग्जांपल करेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का। सो सी हियर, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग विथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग एज 5000 स्क्वायर मीटर यूजिंग फॉलोइंग डाटा। What is the data given? प्लिंथ एरिया रेट इज गिवन 5000 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया दिया है तो हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट? यूजिंग प्लिंथ एरिया मेथड। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई इज गिवन एज 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। Then cost of electrification is given 8% of cost of building. Cost of architectural features is 1% of cost of building. Cost of contingency is 3% of cost of building and supervision charge is 8% of total cost. Approximate cost of building is equal to plinth area multiplied by plinth area rate. ये फॉर्मूला हमने प्लिंथ एरिया मेथड में देखा था। सो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे हमने निकाला, प्लिंथ एरिया दिया था 5000 मल्टीप्लाइड बाय प्लिंथ एरिया रेट दिया था, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5000। सो वी गेट 25 into 10 to the power 6 rupees. Now cost of water supply is given 8% of total cost of building only. Okay, cost of building निकाला, उसका 8% लिया हमने, तो हमें cost of water supply मिलेगा। सो 8% ऑफ 25 into 10 to the power 6 हमने किया, तो हमें कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई मिला 2 into 10 to the power 6. देन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली, दैट इज 25 into 10 to the power 6, तो अगेन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी आ गया। देन कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स इज 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, सो इट इज इक्वल टू 1% ऑफ 25 into 10 to the power 6. देन यहाँ पर एक नोटिस कीजिए कि मैंने सबको 10 to the power 6 में ही रखा है, क्योंकि लास्ट में हमें इसको ऐड करना है, तो वो इजी होना चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा हमें जैसे कंफर्टेबल होता है वैसे करने चाहिए। देन कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी इज ऑल्सो गिवन 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया। तो ये सब हमें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिए थे
इन सबको हम ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ओके, तो इन सबको कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स और कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ गई 30 इंटू 10⁻6 रुपीज़। नाउ कॉस्ट ऑफ फॉर सुपरविजन चार्ज, सुपरविजन चार्ज निकालने के लिए दिया था 8% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो इसका 8% ऑफ 30 इंटू 10⁻6 हमने कैलकुलेट किया, तो हमें इससे सुपरविजन चार्ज आ गया विच इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻6 रुपीज़। तो अब ये हमारा सुपरविजन चार्ज भी आ गया और बाकी की चीज़ों के लिए हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल ली। अब टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, इसमें हम जो हमने पहले टोटल कॉस्ट निकाली वो और सुपरविजन चार्ज दोनों ऐड कर देंगे हम, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मिल जाएगा। सो दिस वाज वन सिंपल एग्जांपल to prepare an approximate estimate. So here we finish approximate estimate completely with a numerical. Now next topic of discussion is detailed estimate. It is another type to prepare estimate. Approximate estimate था, उसमें हमने approximate quantities assume की थी, अंदाजे quantities और प्रोजेक्ट कॉस्ट अज्यूम करके हमने वो प्रिपेयर किया था। डिटेल्ड एस्टिमेट में डिटेल हमें क्वांटिटी चाहिए प्रोजेक्ट आइटम्स की, सभी जितने भी प्रोजेक्ट आइटम लग रहे हैं उसकी डिटेल में एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, और इस तरह से डिटेल्ड एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट इन 2 stages. First is, in the first stage, working of different quantities of items of project is carried out, and in the second stage, cost of each item is worked out. फर्स्ट स्टेज में हमें पहले तो टोटल प्रोजेक्ट आइटम्स कौन से लग रहे हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट आइटम्स मतलब जैसे ब्रिक हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, जो जो हमें मटेरियल लग रहा है, और अब उस पर्टिकुलर हर मटेरियल का क्वांटिटी, जैसे ब्रिक है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लग रहा है, स्टील है तो कितना क्विंटल स्टील लग रहा है। इसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आपको नेक्स्ट हमारी जब स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होगी तब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पर्टिकुलर मटेरियल, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आइटम की क्वांटिटी ये पहले हम निकाल लेंगे, ये होगा उसका फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्किंग विथ डिटेल्ड एस्टिमेट। और अब सेकेंड स्टेज में हम इस पर्टिकुलर आइटम की हमको पर रेट पता होगा और उसको उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सो दिस इज हाउ डिटेल्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। 2 स्टेजेस में प्रिपेयर किया है, पहले हमने टोटल क्वांटिटीज निकाल ली और सेकेंड स्टेज में हमने उन क्वांटिटीज को उनके रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाली है। नाउ क्वांटिटी ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ मेजरमेंट शीट। ये जो हमने क्वांटिटीज निकाली फर्स्ट स्टेज में, इसको मेजरमेंट शीट के फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट। और जो हमने सेकेंड स्टेज में कॉस्ट निकाली पूरे प्रोजेक्ट की, उस क्वांटिटी को उसके रेट से मल्टीप्लाई करके इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट शीट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। सो हमें 2 शीट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है डिटेल्ड एस्टिमेट में, मेजरमेंट शीट एंड सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट शीट। यहाँ मैंने शो किया है फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट जो कि हम फर्स्ट स्टेज में निकालते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या होता है, पहले सीरियल नंबर मतलब नंबर ऑफ वहाँ पे प्रोजेक्ट आइटम्स होगा, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ईच आइटम का डिस्क्रिप्शन, कौन सा आइटम है वो, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, उसका नंबर ऑफ दैट आइटम्स, लेंथ, विड्थ, हाइट अगर कुछ होगा, इफ एनी, जो भी होगा, जैसे ब्रिक लिया है तो उसका लेंथ, विड्थ, हाइट होगा। इस तरह से हर प्रोजेक्ट आइटम का डायमेंशन उधर लिखेंगे। देन टोटल क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी है टोटल, ओके। देन एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट भी यहाँ पे शो किया है, उसमें होता है सीरियल नंबर, वही जो भी आइटम्स हमारे हैं उसके सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम सेम एज इन मेजरमेंट शीट में जो जैसे हमने लिखा है। देन क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखेंगे हम जो हमें मेजरमेंट शीट से मिली है डायरेक्टली, ओके। नाउ क्वांटिटी के बाद है रेट का कॉलम। रेट कहाँ से हमें पता चलेंगे, उस पर्टिकुलर आइटम के रेट CPWD या फिर PWD इसमें मेंशन किए होते हैं। इसके बाद में भी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद है कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट करके हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। उसके बाद रिमार्क का भी एक कॉलम होता है अगर कुछ होगा तो, और मेजरमेंट शीट में भी एक रिमार्क का कॉलम होता है इफ एनी। So this is the format of measurement sheet and abstract sheet I have shown. ये डिटेल्ड एस्टिमेट मेथड जो है, दिस मेथड इज मोर रिलायबल, इसको मोर रिलायबल मेथड बोला जाता है। डिटेल्ड एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन।
हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कौन से सैंक्शन के लिए लग रहा था? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए। वैसे ही डिटेल्ड एस्टिमेट हमको टेक्निकल सैंक्शन के लिए लगता है। नाउ विल स्टार्ट डिटेल्ड एस्टिमेट के टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट वन इज रिवाइज्ड एस्टिमेट मेथड. It is done when cost of work exceeds by 5% of original sanctioned cost or when cost of work exceeds 10% of administrative sanction. Administrative sanction मतलब ही अपना approximate cost. अब क्या होता है ना, ये हम कब प्रिपेयर करते हैं? ये कंस्ट्रक्शन शुरू होते में प्रिपेयर करते हैं. हमने पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाया, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया, देन डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया, उसका टेक्निकल सैंक्शन भी लिया, और अब हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू है. बट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन शुरू रहते में ही ये हमें डिटेल रिवाइज एस्टिमेट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये कब ज़रूरत पड़ सकती है? व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड्स बाय 5% ऑफ ओरिजिनल सैंक्शनड कॉस्ट. जो हमने टेक्निकल सैंक्शन से हमारी कॉस्ट अप्रूव कराई थी, अगर उससे हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू रहते में हमें ऐसा दिक्कत आता है कि ये 5% से ज़्यादा डेविएट हो रहा है ओरिजिनल जो हमने सैंक्शन कराई है कॉस्ट उससे, उस केस में हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं. ऑल्सो व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड्स 10% ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. जो हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमने कॉस्ट अप्रूव कराई थी, उससे अगर 10% से ज़्यादा कॉस्ट अब हमें लग रही है कंस्ट्रक्शन शुरू में, तो हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं. ओके. अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने के एग्जीक्यूशन के वक्त बहुत चांसेस है या बहुत रीजंस है. लाइक हमने जब एस्टिमेट बनाया था, अप्रूव कराया था, तब कॉस्ट ऑफ 1 सीमेंट बैग वाज 200 रुपीज़. बट अब जब इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 सीमेंट बैग 250 रुपीज़ हो गई है. तो 50 रुपीज़ से ईच बैग बढ़ रहा है, और पूरे कंस्ट्रक्शन में हमको 20,000 बैग्स अगर लग रहे हैं, तो इस तरह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट डेविएट हो सकती है. तो हमें एस्टिमेट रिवाइज करना पड़ सकता है. We'll see remaining methods of calculating detailed estimate in next video. If you like the video, please share to all your civil engineering friends and subscribe Civil Engineering Concepts. Thank you.